हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा करेंगे पीटी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत अर्थव्यवस्था खंड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के। और ये करंट अफेयर्स कब के हैं? पूरे बीते एक साल के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं हम उनको कवर कर रहे हैं। अलग अलग महीनों में हमने इसे डिवाइड किया है और इसके पहले 2 खंड इसके आ चुके हैं यूट्यूब पर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के उनको देख लीजिएगा। ये इसका तीसरा सेशन है जिसमें हम अलग अलग महीनों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जुलाई और अगस्त के बेसिकली इसमें करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। पहली खबर क्या है जो उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में थी और परीक्षा में पूछी जा सकती है? भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। अब एक शब्द यहां पर यह है बुलियन। तो इस तरह के जो टेक्निकल शब्द हैं स्टेटमेंट के रूप में पूछ दिए जाएंगे कि बुलियन क्या है, बुलियन से क्या अर्थ निकलता है, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा जहां पर आपकी ये समझ परखी जाएगी कि आपको बुलियन शब्द के बारे में पता है या नहीं। दूसरा, चूंकि ये भारत में पहली बार ऐसी स्थापना की जा रही है, अभी हम आगे देखते हैं, तो भी महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले IIBX का उद्घाटन किया है। इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, IIBX का मतलब है भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। कहां स्थापित किया गया है? गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर के अंतर्गत गिफ्ट सिटी में इसको स्थापित किया गया है। इसके अलावा इसकी जो स्थापना है भारत के अंतर्गत कीमती धातु के बाजार और व्यापार में पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी। ये स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा कि IIBX की स्थापना इस चीज से संबंधित है। तो अगर आपको इसके बारे में पता होगा तभी आप उत्तर दे पाएंगे और टिक कर पाएंगे। तो ये बात है कि कीमती धातुओं के बाजार और व्यापार से संबंधित है। कीमती धातुएं जैसे कि सोना, चांदी या कुछ अन्य। तो सर्राफा बाजार के बारे में आपने सुना होगा, कई बार आप लोग गए भी होंगे। तो सर्राफा बाजार एक तरीके से इसके अंतर्गत रेगुलेट करने की बात आ रही है। इसका जो सबसे बड़ा लाभ है छोटे सर्राफा डीलरों और ज्वेलर्स को होगा और सोने के मानक मूल्य निर्धारित करने में मदद मिलेगी। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो इस तरह के नए नियम जो सोने को लेकर के हैं वो अभी कुछ समय पहले जारी किए गए थे, जिसमें जो मार्क उसके अंतर्गत नंबर 1 लगाया जाता है, अब वो पुनः ठीक तरीके से उसको लगाया जाना सुनिश्चित किया गया है। अगर वह नहीं होगा तो फिर उसकी बिक्री को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। चलिए, इसके अलावा भारत की अगर बात करें तो भारत दुनिया में सोने का प्रमुख आयातक देश है, यानी हमको सोना चाहिए दूसरे देशों से, हम मंगाते हैं। दूसरा, सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। आयातक तो है, उपभोग भी हम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि ज्वेलरी के प्रति लोगों का जो लगाव है बहुत ज्यादा है। लोग कैश से ज्यादा ज्वेलरी रखना पसंद करते हैं, या फिर कहीं अगर निवेश करने की बात आए और ज्वेलरी खरीदने की बात आए तो सामान्य तौर पर ज्वेलरी को प्रेफरेंस दी जाती है। 2021 की बात करें तो 2021 में लगभग 1000 टन सोने का आयात भारत ने किया था और 2020 का अगर हम आयात देखें तो 430 टन था। यानी कितनी ज्यादा वृद्धि दिखाई दे रही है हमें? दुगने से भी ज्यादा। और सोना भारत के अंतर्गत बड़ी कड़ाई से विनियमित और नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि सोने को लेकर के कई तरह की जो गलत एक्टिविटीज है वो हो सकती है। सोने का अवैध व्यापार हो सकता है। इसके अलावा RBI द्वारा अनुमोदित जो नामित बैंक हैं और एजेंसियां हैं वो ही सोने के आयात के लिए अधिकृत हैं। इसके अलावा इनकी मदद से देश भर के डीलर्स और ज्वेलर्स को सोने की बिक्री की जाती है। यानी RBI का सोने के रेगुलेशन में भी योगदान है। जिस शब्द की चर्चा की थी, बुलियन क्या है? बुलियन उच्च शुद्धता का भौतिक सोना और चांदी है और इसमें धातुएं जैसे अक्सर सिल्ली, सिक्कों या बार के रूप में इसको फिर ढाल करके रखा जाता है। आमतौर पर इस तरह से इसका उपयोग होता है। यह भी जानना है कि सोना RBI के अंतर्गत RBI के द्वारा लीगल टेंडर का दर्जा इसको दिया गया है, यानी कानूनी रूप से इसको निविदा माना गया है, इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो बुलियन एक्सचेंज है उसमें क्रेता और विक्रेताओं के द्वारा सोने और चांदी के साथ जो संबंधित डेरिवेटिव्स है उसका भी व्यापार किया जाता है। साल 2020 के बजट में IIBX की स्थापना की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अगर आप याद रखेंगे तो कोई सवाल बनने पर इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक सवाल उदाहरण के रूप में लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IIBX गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थापित भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा, वर्ष 2020 के बजट में वित्त मंत्री ने IIBX की स्थापना की घोषणा की थी। तो अभी जस्ट आपको बताया है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा सही है। अगली खबर चर्चा में बहुत ज्यादा थी, टोकनाइजेशन। याद होगा आपको। तो टोकनाइजेशन शब्द किसे रेफर करता है? तो इसमें भी RBI का रोल है और देश भर में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के टोकनाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। RBI ने बैंकों को कार्ड वितरण के लिए टोकन बनाने की जिम्मेदारी दी थी।
स्टेटमेंट है, आसान कर लेते हैं। देखिए, किसी भी अगर हम ऑनलाइन मर्चेंट में जाते हैं तो वहां पर हम पहले क्या करते थे, शॉपिंग करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को सेव कर लेते थे और वो उसमें सेव बना रहता था, यानी आपके जो कार्ड है उसकी जानकारी उस मर्चेंट साइट के पास मौजूद रहती थी। लेकिन अब आरबीआई ने क्या कहा कि पूरी जो जानकारी है इस तरीके से उपलब्ध नहीं रहेगी, उसको टोकन के तरीके आप इस्तेमाल करेंगे, यानी जो रियल जानकारी है, जो वास्तविक जानकारी है उस कार्ड की, उसको कुछ अन्य अंकों के द्वारा बदल दिया जाएगा और उसको टोकन बना दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्ड के विवरण को एक अद्वितीय कोड या टोकन में बदल दिया जाएगा। तो इसके माध्यम से लेन देन की सुविधा के लिए जो कोड है उसका इस्तेमाल होगा और मर्चेंट पर पंजीकृत टोकन का उपयोग दूसरे मर्चेंट पर नहीं किया जा सकेगा। बेसिकली अगर वो साइट भी चाहे तो भी अब आपका जो खुफिया जानकारी है, कार्ड से जुड़ी जानकारी है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अब इसके लिए आपको जो टोकन बनना है, तो जरूरी नहीं कि आप नहीं भी चाहते फिर भी वो टोकन बनेगा, आपकी सहमति जरूरी थी उसके लिए, अभी भी है। अगर आप चाहेंगे या फिर कोई उपभोक्ता चाहेगा तो वो इस प्रक्रिया को अलाउ कर सकता है। टोकन से जुड़े हुए जो नियम है 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो चुके हैं और डेबिट और क्रेडिट कार्ड की टोकन प्रक्रिया के लिए अनिवार्यता भी नहीं है कि आपको कराना ही कराना है। आप हर बार जाकर के नंबर डाल करके उस प्रक्रिया को, पेमेंट को कर सकते हैं। किसी वेबसाइट पर कार्ड टोकन कराने या न कराने का निर्णय भी ग्राहक ही कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि सही जो विवरण है उसको छुपा लेगा तो डेटा लीक होने पर कार्ड का दुरुपयोग होने की संभावना नहीं है और इससे जो ऑनलाइन खरीदारी है उसकी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए इस व्यवस्था को लाया गया था। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टोकनाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्ड के विवरण को एक अद्वितीय कोड से बदल दिया जाता है। दूसरा, टोकन नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू कर दिए गए हैं। तो अब आप इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में देंगे और फिर हम अगली खबर पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो अगला है लेटर ऑफ कंफर्ट। किसके कंफर्ट की बात की गई है? देखिए, आरबीआई ने कॉर्पोरेट द्वारा जारी किए जाने वाले लेटर ऑफ कंफर्ट पर रोक लगा दी है, ये पहला स्टेटमेंट कहता है। किसने रोक लगाई है? आरबीआई ने लगाई है। कौन जारी कर रहा था? कॉर्पोरेट जारी कर रहा था। क्या जारी कर रहा था? लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर रहा था, यानी एक तरीके का ऐसा पत्र जिससे सुविधा मिल सकती है। किस तरह की सुविधा? लोन लेने के लिए जो कोई कंपनी लोन लेना चाहती है तो उसके क्रम में व्यापारी वर्ग लेटर ऑफ कंफर्ट का उपयोग करते थे, जो कि इस प्रक्रिया के बाद अब नहीं कर पाएंगे। लगभग इससे 35,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रभावित हो सकता है, ऐसी बात कही गई थी। और अप्रैल 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों और विभागों के लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के अधिकारों पर भी रोक लगा दी थी। उनका कहना यह था कि वित्तीय बाजार में ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी को हमें बढ़ाना है। अब आते हैं इसके आसान पक्ष पर। देखिए, लेटर ऑफ कंफर्ट एक ऐसा लेटर है जिसको कोई पेरेंट कंपनी या हम कहें पीएसयू है, कोई सरकारी कंपनी है, तो उसके अंतर्गत कोई और संस्था कार्य कर रही है, उसको ऋण लेना है, तो ये अपनी तरफ से लिख करके दे देंगे कि हाँ भाई, हम इस बात से सहमत हैं, इनको जो ऋण चाहिए वो दे दिया जाए। तो एक तरीके का सहमति पत्र है लेटर ऑफ कंफर्ट। तो इन्होंने लिख करके दे दिया तो उनको ऋण मिलने में और ज्यादा आसानी हो गई। लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। समस्या कहाँ थी, यहां पता चलेगा। देखिए, लेटर ऑफ कंफर्ट की परिभाषा, ऋण लेने वाले के पक्ष में जारी किया गया एक तरह का सहायक दस्तावेज, आमतौर पर किसी तीसरे पक्ष या संबंधित स्टेक होल्डर द्वारा जारी किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कि लेटर ऑफ कंफर्ट को एक होल्डिंग कंपनी अपनी सहायक कंपनी के लिए और सरकार अपने पीएसयूज के उद्यमों के लिए जारी कर सकती थी अभी तक। तो बैंक, एनबीएफसी और लेखा परीक्षक भी जारी कर सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि ये जो प्रक्रिया है ये किसी तरह से लीगल नहीं थी, यानी अगर उस संस्था ने ऋण देने से या ऋण चुकाने से मना कर दिया तो जिस संस्था ने लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है उसकी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। ये एक समस्या थी। तो एक तरीके से प्रतिबद्धताओं के लिए गारंटी दे रहे थे, लेकिन जो ऋणों का पुनर्भुगतान है वो कैसे होगा, इस बात पर समस्या आती है कि अगर वो संस्था नहीं पे करेगी तो ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, यानी इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है और एक कानूनी रूप से बाध्यकारी भी नहीं है। इसलिए आरबीआई ने निर्णय लिया है और ऐसी संस्थाओं को ऋण मिलने में आसानी होती थी। कई ऐसी संस्थाएं थी जिनको नहीं मिल पाता होगा, तो अब उससे आसानी होगी। चलिए, अगला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम। ये क्या कहता है? वित्त मंत्रालय का नाम है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2022 इन्होंने जारी किए हैं। इसका मकसद है बैंकिंग फ्रॉड और एनपीए के बढ़ते मामलों में कमी लाना, क्योंकि बैंकिंग फ्रॉड के मामले हम लंबे समय से देख रहे हैं, एनपीए को जान रहे हैं। और मेरा मानना है कि आप लोगों ने एनपीए के बारे में पढ़ ही रखा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी ऐसे ऋण या ऐसे दिए गए जो लोन्स हैं जो उस व्यक्ति द्वारा या उस संस्था द्वारा एक निश्चित समय सीमा के दौरान नहीं चुकाया जा रहा, तो उसको फिर एक समय के बाद एनपीए घोषित कर दिया जाता है। उसके भी अलग अलग चरण हैं,
और अलग अलग स्थितियां हैं। अब मौजूदा समय में भारतीयों के विदेशी निवेश की राह को आसान बनाना इसका मकसद है। इस नियम में विदेशी निवेश और भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण और हस्तांतरण के मौजूदा कानूनों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो नए नियम है उसमें विलफुल डिफॉल्टर्स पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, यानी ऐसे लोग जो जानबूझकर लोन नहीं चुकाते। इस नियम के मुताबिक विदेशी निवेश से पहले एनओसी लेना अनिवार्य। बेसिकली इसमें कई सारी बातें हैं, लेकिन अगर इसमें से कोई स्टेटमेंट आता है तो फिर आप इसे टिक कर पाएंगे। एनपीए खाता धारक या विलफुल डिफॉल्टर इसमें शामिल किए गए हैं। वित्तीय सेवा नियामक या जांच एजेंसियां जांच किए जा रहे व्यक्तियों को इसमें शामिल कर सकती हैं, या फिर कोई भी निवासी व्यक्ति रिजर्व बैंक की एलआरएफ यानी उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत ओडीआई को कवर कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब एक व्यक्ति एक साल में $2.5 लाख ओडीआई कर सकता है। और जो निवासी शब्द की यहां बात आई है, तो निवासी भारत में रहने वाला नागरिक और गैर नागरिक दोनों ही हो सकता है। किस कानून के तहत संचालन है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। तो भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम 2004 रेगुलेशंस हैं, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम 2015 द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है और नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगला है एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसमें क्या है एक एक करके देखते हैं। देखिए दार्जिलिंग चाय उत्पादक हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी का भी अभी हम समझ लेंगे। चाय उत्पादक है कहाँ के, दार्जिलिंग के। उन्होंने सरकार से कहा है कि नेपाल चाय जो आती है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगा दिया जाए। उन्होंने और क्या दावा किया, उनका कहना है कि जो कई व्यापारी हैं वो नेपाली चाय का आयात कर रहे हैं सस्ते दामों पर, यानी नेपाल से चाय मंगा ले रहे हैं और उस चाय को दार्जिलिंग टी के नाम से फिर बेच रहे हैं सस्ते दामों पर। तो इससे क्या हो रहा है, जो असली दार्जिलिंग चाय है उस पर उसकी जो प्रक्रिया है या उसका टेस्ट है, जब नकली चाय को बेचा जाएगा तो लोग ये सोचेंगे कि दार्जिलिंग चाय जिस चीज के लिए फेमस थी वैसी नहीं रह गई। तो इससे उसके व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इसका निर्यात भी ये लोग कर रहे हैं। वैश्विक बाजार में प्रीमियम प्रामाणिक दार्जिलिंग चाय की कीमतों में भी इससे गिरावट आ रही है। सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर भरोसा करके उस चाय का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको फिर नकली चाय मिलने पर दिक्कत होगी, प्रतिस्पर्धा से भी पिछड़ रही है, नुकसान हो रहा है बेसिकली। अब दार्जिलिंग चाय की इतनी डिमांड क्यों है, क्योंकि दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है भारत में, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि जीआई टैग इसको कब दिया गया था। नहीं आ रहा गूगल कर लीजिए, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। अगर हम यहां लिख देंगे कई चीजें, ऐसा हो सकता है कि आप पैसिव जब लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें आपके दिमाग से निकल जाएगा। बीच में वीडियो पॉज कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, आपके दिमाग में आएगा। जब आपने सर्च किया होगा तो वो बात भी आपके दिमाग में फीड होगी। और हम तो यहाँ पर चीजों को डिस्कस कर ही रहे हैं। देखिए मुक्त व्यापार समझौते के चलते कोई भी भारतीय व्यापारी नेपाल से चाय आयात करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए समस्या आ रही थी। डंपिंग की बात आती है। डंपिंग क्या है, जब कोई देश अपने माल को किसी दूसरे देश में घरेलू कीमत से कम कीमत पर या लागत से कम कीमत पर बेचता है, उसको कहते हैं डंपिंग। यानी बहुत बड़ी मात्रा में कम कीमत में सस्ते मालों का एक तरीके से उनको ले लिया गया। अब डंपिंग को काउंटर करने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। तो डंपिंग एक तरह का क्या है, अनुचित व्यापार प्रथा है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ता है। हमने उदाहरण देखा ही कि इससे चाय की बिक्री पर समस्या आ रही है। एंटी डंपिंग जो शुल्क है वो डंपिंग रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिए होता है। अगला, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का अधिकार किसको है, वित्त मंत्रालय को। और वित्त मंत्रालय भी इसको जब लगाते हैं तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की सिफारिश पर ही इसको लगाया जाता है। चलिए एक और शब्द चर्चा में बहुत ज्यादा था, मून लाइटिंग। याद होगा, आपने सुना भी होगा मून लाइटिंग। कोविड के दौरान बहुत ज्यादा चीजें इस्तेमाल हुई। विप्रो ने क्या किया था कुछ समय पहले कि लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद ये शब्द और ज्यादा चर्चा में आया। क्या है ये व्यवस्था मून लाइटिंग की? देखिए एक पूर्णकालिक नौकरी कोई व्यक्ति कर रहा है, किसी संस्था में कार्य कर रहा है, अब उसके अलावा किसी दूसरे कामों को भी ले लेता है, रात में एक्स्ट्रा काम करता है, कोई और भी दूसरे कार्य कर लेता है जिससे उसकी आय बढ़ सके। इससे जो आईटी कंपनीज हैं उनके बीच में दो तरह के मत हैं। कुछ कंपनीज का मानना है कि जो ये व्यवस्था है अपने आप में ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जो कंपनी है उसके अंतर्गत जो डेटा या बाकी की चीजें हैं, वो अपनी जानकारी है वो कहीं और जा सकती है। दूसरा, जो व्यक्ति इस तरह के कार्य दूसरी जगह पर भी कर रहा है, फिर वो हमारे यहाँ ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इतना टाइम नहीं दे पाएगा, या फिर जितना टाइम वो दे रहा है तो उतने में उसका स्वास्थ्य, क्योंकि वो थकावट भी फील करेगा और उसका काम में मन नहीं लगेगा। दूसरी कंपनी इसका कहना है कि
जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिलनी चाहिए, कोविड के दौरान मिली भी थी। तो एक तरह से इस प्रथा का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन। लेकिन शब्द चर्चा में है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। कई काम करने वाले कर्मचारियों की उत्पादकता इससे प्रभावित होती है। कोविड के दौरान हमने देखा ही, घर से लोग काम करते थे तो कई तरह के कामों को ले लेते थे। लेकिन अब चिंताएं हैं, चिंताओं में डेटा और गोपनीयता का उल्लंघन, प्रोडक्टिविटी का नुकसान। तो क्या ये प्रश्न बनता है कि इससे संबंधित कोई बात, मून लाइटिंग शब्द किसी भारत के कानून में लिखा है क्या कि कोई व्यक्ति 2 जगह पर एक साथ कार्य नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं है, किसी भी रोजगार कानूनों में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। अभी इस पर केवल चर्चा चल रही है, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल बने तो इतनी बात आप याद रखिएगा कि मून लाइटिंग की व्यवस्था क्या है। एक कर्मचारी एक संस्था में कार्य करने के बाद, पूर्णकालिक कार्य करने के बाद किसी और जगह पर भी कार्य करता है। कई सारी कंपनियां इसके सपोर्ट में भी है, जैसे स्विगी, कुछ लोगों ने इसको बढ़ावा भी दिया। बहरहाल, अगला है भारतीय यात्रा बाजार। इसमें क्या जानना है? आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म एन अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड, एक रिपोर्ट है जो जारी की गई है इस नाम से। इसमें 2 संस्थाएं हैं, नांगिया एंडरसन LLP और फिक्की। तो भारतीय यात्रा बाजार पर यह केंद्रित है, यानी भारत से कितने लोग यात्रा करने के लिए विदेशों पर जाते हैं। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल है आउटबाउंड ट्रैवल या आउटबाउंड टूरिज्म। भारत के आउटबाउंड टूरिज्म से जुड़े चौंकाने वाले आंकड़े पता चले हैं। पहला ये कि आउटबाउंड टूरिज्म भारत से काफी ज्यादा है। दूसरा, आउटबाउंड टूरिज्म क्या है? संबंधित देश से बाहर की गई पर्यटन यात्रा, यानी कोई व्यक्ति भारत से बाहर थाईलैंड जाता है, सिंगापुर जाता है, तो बाहर जाकर के खर्च कर रहा है, तो कहते हैं आउटबाउंड टूरिज्म। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि भारत के आउटबाउंड पर्यटन के साल 2024 तक बढ़कर के $42 बिलियन को पार करने की उम्मीद है। जो भारतीय ट्रैवल मार्केट है विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है। भारत में घूमने के लिए युवा आबादी मौजूद है और मध्यम वर्ग मौजूद है, जिनको घूमने में अच्छा लगता है, उनके पास समय भी निकाल लेते हैं, चले जाते हैं। अगला, बाजार को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत बदलाव किए जाने की सिफारिश है। मतलब कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी संभावनाओं को हमने अभी तक नहीं तलाशा है, इस पर हम कार्य करना चाहते हैं, इसलिए ये रिपोर्ट आई है, इस बात को याद रखिए। तो आउटबाउंड यात्रा में जो कंपनीज कार्य करती हैं, जो ऐसी सुविधाएं देती हैं कि भाई चले जाइए, सिंगापुर घूम करके आइए, मलेशिया घुमाइए, UK घुमाइए, तो उन फर्मों को बढ़ावा देने के उपाय सुझाए जाने की बात, जैसे कि लोकप्रिय जो गंतव्य हैं उनसे सीधे कनेक्शन किए जाएं। अगला, विदेशी क्रूज जहाजों का भारतीय समुद्री क्षेत्रों में संचालन किया जाए, और भी कई सारे इन्होंने उपाय सुझाए थे। बेसिकली यूरोप में पहुंचने वाले 20% पर्यटक भारत के आउटबाउंड पर्यटन से संबंधित होते हैं, आंकड़े बताते हैं। 10% ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करते हैं, और बाकी के जो पर्यटक हैं दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करते हैं, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, इस तरह के देशों में जाते हैं। साल 2021 में भारतीयों ने आउटबाउंड यात्राओं में लगभग $12.6 बिलियन खर्च किए थे, और 2019 में आंकड़ा कितना था? $22.9 बिलियन, यानी इसमें कुछ गिरावट आई थी। हालांकि कोविड का दौर था, इसलिए मान सकते हैं कि कुछ गिरावट इससे आई होगी। तो ये बेसिक जानकारी है इस न्यूज को लेकर के। अब आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों पर। 2020 के सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न में क्या दिया है? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। पहला, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा तय किया जाने वाला निवेश है। अब देखिए यहाँ पर भाषाई जो ज्ञान है, जो समझ है, आपको होनी चाहिए। यह मुख्यतः ऋण सृजित ना करने वाला पूंजी प्रवाह है। यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कि जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है, FDI, वो ऋण सृजित ना करने वाला पूंजी प्रवाह है जिसका उपयोग फिर अर्थव्यवस्था में किया जा सकता है। अगला, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? कच्चा तेल है, बहुमूल्य धातु यानी बुलियन है, दुर्लभ मृदा तत्व है, या यूरेनियम है? तो ये जो शब्द है ये इस्तेमाल किया गया था उस दौरान कच्चे तेल के लिए, कच्चे तेल की वैरायटीज के लिए। एक और सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको इन कथनों में से बताना है कि कौन सा या कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित हैं। 3 विकल्प हैं। परिवारों का बकाया, होम लोन, ठीक। अगला, क्रेडिट कार्डों पर जो राशि बकाया है, राजकोषीय बिल है, क्या पूछा है? गैर वित्तीय ऋण। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। अब यहाँ पर जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, और करंट अफेयर जो 1 साल का है वो यहाँ पर आप कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
तो इस प्रोग्राम की PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, उससे आप रिवीजन कर लीजिएगा। किसी तरह का कोई सवाल या कोई डाउट आपके मन में हो, कोई प्रश्न या कोई टॉपिक पर डिस्कशन चाह रहे हो, उसको लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उस पर निश्चित तौर पर ध्यान दे करके कोई ना कोई वीडियो में उसको शामिल करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।